Good morning, students. Welcome again in online classes, class 10th. In my last video, we discussed about the 10th class SST Eco book Economics, chapter 2nd, the sectors of Indian economy. In last video, we discussed what is the sectors in Indian economy, primary sector, example of primary sector, forestry, fishing, mining, etc. Secondary sector, example of secondary sectors, and the tertiary sectors, example in the tertiary sectors. Today we discuss the increasing of the role of the tertiary sectors. देखो फर्स्ट बेटा प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ दोनों एक्टिविटीज़ किस चीज़ से जुड़ी हुई हैं. प्राइमरी एक्टिविटी जुड़ी हुई है लैंड से और सेकेंडरी एक्टिविटी जुड़ी हुई है मैन्युफैक्चरिंग से. इसके तो अब हर जो पर्सन है वो इतना क्वालिफाई नहीं है कि वो सेकेंडरी एक्टिविटी में अपनी कोई बिल्डिंग खोल सकता है. हर एक बंदा इस बिल्डिंग को नहीं बना सकता या अपनी इंडस्ट्री नहीं कर सकता. हर पर्सन के पास लैंड नहीं है जो प्राइमरी एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व हो सकता है. टेक्नोलॉजी का यूज़ होने के साथ हर प्राइमरी सेक्टर का बंदा चाहता है कि वो सेकेंडरी सेक्टर में जाए. सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर के बीच में जो कड़ी का काम करता है वो है टर्टियरी सेक्टर. ये टर्टियरी सेक्टर से इतने ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं कि वो ये वर्ल्ड जो है वो सबसे बड़ा वर्ल्ड दिखाई देता है अगर हम सेक्टर्स की दुनिया में जाएँ तो. Translation show level of country development, it improves socialized, but it's better to avoid the extending services part in the economy over 40 to 50 GDP. इसके अंदर ये बात कही गई है अगर हम इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर अगर इंडिया की ट्रांसपोर्टेशन अच्छी बढ़ी हुई है, इंडस्ट्री ज़्यादा लगी हुई हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल है, वो हर एक तरीके से नेशनल की जीडीपी बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो इट्स मीन्स ये सब कुछ इंडिया की इकोनॉमी पावर के लिए बढ़ रहा है. इकोनॉमी पावर का मतलब क्या है कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट रेट होता है, ह्यूमन HDI, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स. ह्यूमन डेवलप इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब है कि एक स्केल ले लिया है, ये एक स्केल खींच दिया है 1% का, 0.0 से शुरू होके और 1% तक का ये स्केल है. इसमें 5.5 तक के लोग जो हैं वो सब लोग आ रहे हैं. मैं इसको प्लेन पेज पे दिखाती हूँ, आप इजीली इसको देख पाएंगे. फिर यहाँ देखें, ये एक यहाँ से 0 से शुरू होता है 0.0 से और यहाँ पूरा 1 सेंटीमीटर का स्केल लगा लो आप, इस तरीके से गिना जाता है. यहाँ 0.5 तक के जो लोग होंगे वो लो लेवल के लोग होंगे. लो मतलब जो लोग जो हैं गरीबी रेखा से नीचे की ज़िंदगी जी रहे हैं, पिछड़े हुए लोग जिनको हम बोलते हैं. 0.799 ये जो परसेंट लोग हैं ये मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं या मिडिल लेवल के लोग हैं. यहाँ पे इसके अंदर कुछ देश दिए गए हैं. ये देश पिछड़े हुए देश हैं, ये देश डेवलपिंग कंट्री हैं और यहाँ तक जाने वाले जो देश हैं दैट इज़ द डेवलप्ड कंट्री. तो ये जो तीनों कैटेगरी, डेवलप्ड मतलब विकसित देश, विकासशील देश और पिछड़ा हुआ देश. अब इंडिया क्या है आप सबको पता है, इंडिया जो है विकासशील देश है. इट्स मीन्स इस लेवल के बीच में इंडिया की जगह कहाँ पे है, 0 से 5 तक के पिछड़े हुए, यहाँ इंडिया की जगह है क्योंकि ये विकासशील या डेवलपिंग कंट्री में गिना जाता है. उससे नेक्स्ट अगर हम देखें, यही चीज़ यहाँ बताई गई थी कि अगर इंडिया की हम बात करें तो वो चीज़ें डेवलपमेंट यहाँ कितनी डेवलपमेंट हो रही है, इन चीज़ों से हम पता लगा पाएंगे कि लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर से या सेकेंडरी सेक्टर से किससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं और किससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वो लोग कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ द
कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्टर्स इन द एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है, जो परसेंटेज ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट दी गई है और ईयर वाइज दिया गया है। इंडस्ट्री में कितने लोग हैं, फाइनेंशियल में कितने लोग हैं, स्टेट, ट्रेड, सर्विसेज, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग कितने परसेंटेज तक आगे जा रहे हैं। सर्विसेज से जुड़े हुए लोग कहाँ हैं, ट्रेड से जुड़े हुए लोग कहाँ हैं, स्टेट से। इस तरीके से हमें पता लगता है कि कहाँ का सेक्टर कहाँ है। इससे नेक्स्ट जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर नेक्स्ट टॉपिक है द सेक्टर विच इज़ द रजिस्टर्ड फ्लो गवर्नमेंट रूल, जो गवर्नमेंट के रूल फॉलो करता है, एंड रेगुलेटिंग, जो परमानेंट है, हैव एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयर यूनियन इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइज सेक्टर। आप देख सकते हैं कि कोई प्राइवेट फर्म है, स्कूल से ही आप ले सकते हैं, आप लोगों के घरों में जितने भी पेरेंट्स हैं वो अगर किसी परमानेंट स्कूल में, किसी सरकारी स्कूल में काम करें, दैट इज़ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। और अगर उनकी जॉब परमानेंट नहीं है, वो किसी भी समय हटा दिए जा सकते हैं, किसी भी समय अपनी जॉब से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, दैट इज़ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। द कंपनी फ्रॉम द बिजनेस कम अंडर द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द प्राइवेट रिटेल बिजनेस इज कॉल्ड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नेक्स्ट इज वर्किंग इन द कंडीशन इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कंडीशन क्या क्या होंगी? जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो परमानेंट होगा, उससे उनका फ्यूचर सिक्योर होगा, उसमें उनको बेनिफिट मिलेंगे, मेडिकल हेल्थ वगैरह मिलेंगी। बट इन द अदर वेसेस प्राइवेट या ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये चीज़ें नहीं होंगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर विच इज़ नॉट फॉलो द प्रिस्क्राइब फर्म एंड द मॉड्यूल ऑपरेंडी विच इज़ स्टैंडर्डाइज एंड सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब किसी के अंदर जोड़ दिया जा सकता है। अब किसी जैसे अभी कहीं भी अगर हम देखें कोई इंडस्ट्री अच्छे से नहीं चल रही हो तो उसे दूसरी इंडस्ट्री में मर्ज कर दिया जाता है। या आप देख सकते हैं कि जैसे अगर फ़ोन का अगर आपको याद हो तो पहले हच के फ़ोन चलते थे, हच का एक नेटवर्क होता था, उसे किस कंपनी ने सबमर्ज कर दिया गया? वोडाफोन में। तो हच से और वोडाफोन में आना, दैट इज़ द अनऑर्गेनाइज कंपनी थी हच, जिसे कि दूसरी कंपनी में मर्ज कर दिया गया था। मैनी इंडस्ट्री फॉल इनटू द सेगमेंट विच वाज द ट्रांसनिंग ऑन द प्रेसिडो इंडस्ट्रियल बेसिस इट मोर द प्रिस्क्राइब्ड फैक्टर रेदर बीइंग इंप्लीड वन। नेक्स्ट वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग कितने ही जुड़े हुए हैं बट उनका काम मतलब 10 लोगों का काम 50 लोग कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा, द कंपैरिजन बिटवीन द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। ऑर्गेनाइज वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉइंट सिक्योरिटी इन एम्प्लॉयमेंट, उनकी जो जॉब है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सिक्योर होती है। दे वर्क ओनली फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, उनके हावर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। दे आल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स लाइक पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, provident fund, guarantee, etc. They also medical benefits. And the other hand, the organized sector workers working in an organized sector get less wage. This is no provision of overtime, paid leave or holidays. Employment is subject to high degree to increasing. A large number of people doing small jobs such as selling on the street or doing repair work under the unorganized sector. गवर्नमेंट के थ्रू जो लोग जिनके पास जो कर्मचारी हैं और जिनके पास कर्मचारी क्या इसके अंदर आते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग इसके अंदर सबसे ज़्यादा आते हैं। उन्हें नरेगा एक गवर्नमेंट के थ्रू चलाई गई है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में चला था। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली मेड ए लॉ implementing the right of the work in 200 districts of India. Under the NREGA 2005, all those who are able to and are in the need of work to be guaranteed 200 days of employment in the year by the government. If the government fails in the duty to provide employment, it will be unemployment allowance to the people. The types of words and would be future help features help to increasing the
प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड इज़ गिविंग इन प्रेफरेबल अंडर दिस एक्ट। इसके मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है नरेगा के अंदर गवर्नमेंट को देना है 100 डेज़ के लिए, 100 दिनों की मजदूरी लोगों को देनी होगी। इसके अंदर नाम दर्ज करवाया जाता है। एक संस्था होती है ग्रामीण रोजगार, ये है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यालय। इसके अंदर एक इनने नाम दर्ज करवाना होता है और उस नाम दर्ज के अकॉर्डिंग उन लोगों को काम दिया जाएगा। अगर साल में 100 डेज तक इनको काम नहीं दिए सकते तो इनको बेरोजगारी भत्ता या अलायंसेस दी जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है, जिसके कारण उन लोगों को फिर गवर्नमेंट की तरफ से पैसा जाएगा कि वो भूखे ना रहें। अब लॉकडाउन के टाइम पे कितने ही वर्कर ऐसे थे जिन्हें पैसा नहीं था, जिनके पास जो भूखे मर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उसी फंड से उन लोगों को ये पैसा दिया गया। इस तरीके की बहुत सारी गवर्नमेंट के थ्रू नरेगा, मनरेगा, ये बहुत सारी स्कीम चली हुई हैं। आप एनसीईआरटी बुक में अगर आप हैं, नहीं है, इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं गई हैं, फिर भी हेल्प बुक में अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं। एक और बात बेटा, ये चैप्टर की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब बात आती है कि 10th क्लास के बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे व्हाट्सएप पे बार बार कि हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखें या नहीं लिखें। अगर मैं स्कूल में होती तो ज़रूर आप लोगों को एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए नोटबुक में वर्क देती, बट इस टाइम पे आप लोगों को जो काम करना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के लिखने हैं। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जितने एनसीईआरटी बुक से आप बना सकते हैं वो सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनाइए। उससे नेक्स्ट आपको क्या करना है कि अगर आपके पास हेल्प बुक है, अगर आप पुराने बच्चों से हेल्प बुक इजीली ले पा रहे हैं तो आप वो हेल्प बुक अगर है तो मैं हेल्प बुक से काम दूंगी। एग्ज़ाम आइडिया हो सकती है या एवरग्रीन हेल्प बुक हो सकती है। एवरग्रीन जो हेल्प बुक है वो इजी लैंग्वेज के लिए है और एग्ज़ाम आइडिया थोड़ी स्टैंडर्ड की लैंग्वेज के लिए। ये दोनों टाइप की बुक्स ये बहुत अच्छी हैं। आपकी मर्ज़ी है, जो बुक आप लेना चाहते हैं हेल्प के लिए वो बुक ले सकते हैं, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर यू कि आपको वो ख़रीदनी ही ख़रीदनी है। इजीली अगर आप उसको अवेलेबल, अगर स्कूल में होते तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं लगवाती बुक, क्योंकि एनसीईआरटी से आगे एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन फाइंड आउट करवाने होते थे और मैं अपने नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाती। फिर भी इस टाइम में अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपनी एवरग्रीन बुक ले सकते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स की पिक मैं भेजूंगी। जो बच्चा नहीं ले सकता वो एनसीईआरटी क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखेगा। जिस बच्चे के पास हेल्प बुक नहीं है वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे कहे, मैं उसके लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।